अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 301 की मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम आज वीडियो करेंगे इसके अंदर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम हर MCQs को डिटेल में देखेंगे, हर MCQs का आंसर और उससे रिलेटेड जितने भी और MCQs बन रहे होंगे और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम 4 फाइल्स को सॉल्व करेंगे और हर फाइल में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम सबको सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट व्हाट डू फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज टेल अबाउट द स्पीकर। तो कहता है कि जब एक स्पीकर है, यानी कि जो स्पीच कर रहा है वही स्पीकर होता है ना, एक स्पीकर है, तो जब वो स्पीच कर रहा है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उसका आई कांटेक्ट है, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, वो हमें क्या बता रहे होते हैं। तो किसी भी स्पीकर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है, ठीक है। कोई अगर कंफ्यूज्ड होगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन और तरह के होंगे, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो और तरह के होंगे, तो वो हमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफेक्टिवली यू शुड, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को इफ़ेक्टिवली लिसन करें, ठीक है, आप गौर से तवज्जो से उसकी बात सुने, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा, ठीक है, कम बोलना होगा, और उसके बाद जो अपनी अटेंशन है वर्बल और नॉन वर्बल कॉज दोनों टाइप पे उसी पर फोकस करना होगा, ठीक है। जो बंदा बोल रहा है आपको उस पर फोकस करना है, किसी और साइड पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और कम बोलना है, या मतलब नहीं बोलना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप जो है इफ़ेक्टिवली लिसन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिमिटेड आई कॉन्टेक्ट सिग्नल, अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके साथ आई कांटेक्ट जो है वो कम कर रहा है, ठीक है ना, फुल आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसे जो है डिसऑनेस्टी का साइन समझा जाता है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली इफेक्टिव इफ द ऑडियंस ऑलरेडी नोन अबाउट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, जिस ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं, जिसके सामने आप स्पीच कर रहे हैं, अगर उस ऑडियंस को पहले से प्रॉब्लम का पता है, ठीक है ना, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पे अगर जैसे ये पॉलिटिशियंस होते हैं, वोटिंग के दिनों में स्पीच करते हैं, तो वो आके जो आपके मोहल्ले में लोग हैं उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स तो नहीं बताएंगे ना, आपको ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो उन्हें पहले से पता है। अब वो क्या करेंगे, तो देन वो कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑर्डर पे बात करेंगे, ठीक है, इनकी वजूहात बताएंगे, उनके इफ़ेक्ट बताएंगे, और फिर उसके बाद जो उनका होता है कि अपने बारे में, ठीक है। तो इसमें 4 होते हैं, ये जो है ना लॉजिकल ऑर्डर की ये 4 किस्में होती हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑर्डर होता है, कॉज इफेक्ट होता है, डिडक्टिव होता है, इंडक्टिव होता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपको समझ आ रही है कि जिसमें प्रॉब्लम बताते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। कॉज इफेक्ट हमने अभी देखा है, कॉज इफेक्ट वो होता है जिसमें प्रॉब्लम पहले से हमें पता हो तो कॉज इफेक्ट पे बात करते हैं। डिडक्टिव वो होता है कि जहाँ हम स्टार्ट जर्नल स्टेटमेंट से करते हैं, ठीक है, मतलब पहले अपना टॉपिक बताएंगे, फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में एग्जांपल्स देंगे। और इंडक्टिव जो होता है ये डिडक्टिव से बिल्कुल उल्ट होता है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं, हम पहले मिसालें देते हैं, पहले समझाते हैं, और उसके बाद अपने जो टॉपिक है ना, जो जर्नल आर्ग्यूमेंट है, उसकी तरफ लोगों को लेके जाते हैं, एंड पे बताते हैं या फिर सेंटर में, लेकिन शुरू में नहीं हम इसमें बताते कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ फाइंडिंग अ टॉपिक ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, जब हम किसी स्पीच के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, 2 तरह की हमारी स्पीचेस होती हैं। एक स्पीच होती है जिसके लिए हमें टॉपिक दे दिया जाता है, और दूसरी होती है जिसके लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। तो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखें, एक तो जाहिर सी बात है, आप जो टॉपिक जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसे चॉइस करेंगे, ठीक है। और टॉपिक यू नो अबाउट इजीली रिसर्च, जिसे आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं, उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, और बिग एंड अर्ली भी होगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस हैं
वो आप को नहीं चाहिए टॉपिक सेलेक्ट करने में, ठीक है। ये आगे तो यूज़ हो सकते हैं लेकिन टॉपिक सेलेक्ट करने में इनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू। मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होती है? देखिए हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशंस होती हैं। तो उनमें हमारे पास जो होती हैं वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती हैं और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती हैं, ठीक है। ये दोनों कम्युनिकेशन है, इनके अंदर डिफरेंस एक तो आपको पता होना चाहिए। इंट्रा जो होती है वो अपने आप के साथ कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, ठीक है, अपने आप को कोई चीज़ हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और इंटरपर्सनल जो होती है ये किसी भी दूसरे शख्स के साथ होती है, ठीक है। तो इंट्रा होती है, इंटर होती है, उसके बाद हमारे पास मीडिएटेड कम्युनिकेशन होती है, पर्सन टू ग्रुप हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, और एक हमारे पास जो होती है मैस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप्स होती हैं। तो वो कह रहा है कि जो हमारी मीडिएटेड कम्युनिकेशन है वो किस तरह होती है। मीडिएटेड से आपको समझ आ रहा होगा कि मीडिया के थ्रू होती है, ठीक है। यानी कि इसमें हम आमने सामने बात नहीं करें, किसी चीज़ के थ्रू बात करेंगे। तो इसमें जो है हमारे पास लेटर्स और रिपोर्ट्स, फॉर्म और मेमोरेंडा वगैरह होते हैं, इसके ज़रिए हम बात करते हैं। हम बाकी ऑप्शंस को क्यों सेलेक्ट नहीं कर सकते? देखें जो रेडियो है और जो टीवी है ना, ये हमारे मैस कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। मैस कम्युनिकेशन हमारी वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर बात जो कर रहा है वो और जो सुन रहा है वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होते, ठीक है। अननोन पर्सन्स होते हैं। तो रेडियो भी उसमें नहीं आता, टीवी भी नहीं आता, यहाँ भी रेडियो टीवी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि फिर ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी से कम्युनिकेशन करना होता है तो सबसे पहले हम आइडिया सोचते हैं, ठीक है। हमें आइडिया आता है तो उस आइडिया को हम इनकोड करते हैं। इनकोड का क्या मतलब है कि हम उन्हें लफ्ज़ों की शक्ल देते हैं, ठीक है। इनकोड करने के बाद फिर हमें कोई मीडियम चाहिए होता है जिसे हम चैनल कहते हैं। कोई चैनल चाहिए होगा जिसके ज़रिए हम दूसरे तक बात पहुंचाएंगे, ठीक है। वो फ़ेस टू फेस भी हो सकता है, वो आपका टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने बात पहुंचा दी, ठीक है, चैनल के ज़रिए। अब जो सुन रहा है वो उसे डिकोड करेगा, ठीक है। आपने इनकोड किया था ना, उसे आइडिया से लफ्ज़ों में लेके आए थे, अब वो लफ्ज़ों से अंडरस्टैंडिंग में लेके जाएगा और उसके बाद फिर आपको फीडबैक देगा, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, आइडिया इनकोडिंग, चैनल डिकोडिंग और फीडबैक है। यहाँ आइडिया इन्फॉर्मेशन, चैनल और रिव्यूअर्स हैं, और ये फर्स्ट वाला आपका इसमें से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेजेस आर सेंड टू लार्ज पब्लिक डिसिमिलर एनर्म्स डिस्टेंट ऑडियंस यूजिंग सम इंटरमीडिएट। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि जिसमें हमारे पास जो है पब्लिक जो होती है वो अननोन होती है। यहाँ उसने कहा है ना मैसेज सेंड टू अ लार्ज पब्लिक डिसिमिलर एनर्म्स डिस्टेंट ऑडियंस, ठीक है। तो लार्ज पब्लिक होती है और जब हमारे पास अननोन पब्लिक होती है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे पास मास कम्युनिकेशन है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेथड ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। वो कौन सी चीज़ है जो हमें कहती है कि हमने जो हमारी स्पीच है इसके हमने पार्ट्स कर देने हैं, ठीक है। हम स्पीच के मुख्तलिफ पार्ट्स कर देते हैं और फिर हर एक एक पार्ट को डिस्कस करते रहते हैं। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो है ना वो 4 तरह के पैटर्न्स होते हैं। स्पेशल होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, टॉपिकल और लॉजिकल होते हैं। तो स्पेशल जो हमारे पास पैटर्न होते हैं ये हमें लोकेशन बताते हैं, ठीक है। स्पेशल जो है ये हमें लोकेशन बताते हैं। किसी चीज़ की हमने लोकेशन के बारे में बात करनी हो तो हम स्पेशल पैटर्न लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल पैटर्न जो है ये हमें टाइम सीक्वेंस बताते हैं कि जब हम टाइम के बारे में बात करेंगे, इतने साल पहले, 10 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, टुडे, यस्टरडे, किसी टाइम के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो हम क्रोनोलॉजिकल पैटर्न यूज़ करेंगे। उसके बाद टॉपिकल पैटर्न आ जाते हैं।
और ट्रॉपिकल पैटर्न ये है कि हम इसमें अपनी स्पीच को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हर टॉपिक को अलग-अलग कर लेते हैं और फिर उन टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और उसके बाद लॉजिकल पैटर्न्स आ जाते हैं। लॉजिकल पैटर्न जो होते हैं इसमें हमारे पास जो हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कॉज एंड इफ़ेक्ट, डिडक्टिव और इंडक्टिव। इन्हें हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था। तो यहाँ क्योंकि उसने हमें पूछा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो है पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो वो हमने देखा कि टॉपिकल पैटर्न्स में होती है, तो इसलिए इसका आंसर टॉपिकल पैटर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग इज़ द स्टेज एट विच यू लर्न। अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक स्टेज है जहाँ पर आप लर्न करते हैं। क्या लर्न करते हैं आप अंडरस्टैंडिंग की स्टेज पर? अंडरस्टैंडिंग की जो स्टेज है यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आपका स्पीकर है वो आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। आप स्पीकर का मतलब समझते हैं कि आखिर जो स्पीकर क्या कहना चाह रहा है हमसे, वही अंडरस्टैंडिंग हुई ना। तो नीचे इसके ऑप्शंस हैं कि व्हाट द स्पीकर मीन, हाउ टू जज अ मैसेज एंड वट एवर। तो आपका जो आंसर होगा व्हाट द स्पीकर मीन। अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप स्पीकर को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी व्हेन कोवर्कर्स डिसाइड टू मीट टू डील विद अ प्रॉब्लम। देखें, वो कह रहा है कि आप जो कोवर्कर्स हैं एक साथ काम करते हैं ना, एक ही स्टेज पे, ठीक है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जब वो कोवर्कर्स कहते हैं कि हमारे कोई प्रॉब्लम है तो हम एक मीटिंग करते हैं और उसमें बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो जो है कम्युनिकेशन वो क्या कहलाएगी? देखिए, एक ही स्टेज पे जब सब लोग काम करते हैं ना तो हम उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक ही स्टेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास ऊपर से कोई ऑर्डर आए और वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो, नीचे ये सब मैनेजर से आया था तो नीचे ये सब मैनेजर्स को मिला, फिर ये नीचे वाले सारे एम्प्लॉयज़ को बताएंगे वही ऑर्डर। तो इस तरह का जो हमारा होता है ना ये डाउनवर्ड होता है। और जब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी कोई बात, यहाँ से यहाँ तक, तो वो अपवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ उसने हमसे पूछा है कोवर्कर्स का, तो कोवर्कर वाला हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ डैश ऑफ योर स्पीच। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी स्पीच का क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट इज़ द कोर आइडिया, मेन आइडिया, बॉटम लाइन आप इसे कह सकते हैं, मेन आइडिया कह सकते हैं, कोर आइडिया कह सकते हैं। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसकी बेस पे आप अपनी पूरी स्पीच को तैयार करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियम विच इज़ यूज्ड बाय द सेंडर टू ट्रांसमिट हिज मैसेज टू द रिसीवर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नोन एज। एक मीडियम है जो सेंडर यूज़ कर रहा है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए रिसीवर तक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वो जिसे यूज़ कर रहा है जिस प्रोसेस को, उसको हम क्या कहेंगे? तो देखें, जो भी मीडियम यूज़ हो रहा है उसे हम चैनल कहते हैं। यहाँ एक हमारे पास सेंडर होता है, 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, सेंडर होता है और रिसीवर होता है, और इन दोनों के दरमियान में एक ही चीज़ हमारे पास होती है, वो हमारा चैनल होता है। चैनल कुछ भी हो सकता है, वो आपका टेलीफोन होगा, वो आपका टीवी, रेडियो, समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंडर और रिसीवर में चैनल होता है। तो हमारा जो आंसर है वो डिकोडर नहीं चैनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली इफेक्ट्स इफ़ द ऑडियंस ऑलरेडी नोन दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ये हमने अभी किया था, इसका कॉज एंड इफेक्ट था, ठीक है। उसके बाद है, इन वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिज़िकल अपीयरेंस इफेक्ट द। वर्बल कम्युनिकेशन जब होती है तो उसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है? देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, हम लफ्ज़ तो सुन ही रहे हैं किसी के, लेकिन हमने अभी ऊपर देखा था कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका आई कॉन्टेक्ट है, ये सब कुछ इफ़ेक्ट करता है। तो वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी, लेकिन किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है वो उसके उस मैसेज पे इफ़ेक्ट करता है जो मैसेज वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर होगा मैसेज। इन वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिज़िकल अपीयरेंस इफेक्ट द मैसेज, उसके मैसेज को इफ़ेक्ट करता है उसकी अपीयरेंस जो है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज लिमिटेड आई कॉन्टेक्ट सिग्नल्स। अगर आई कॉन्टेक्ट सिग्नल्स लिमिटेड हो जाएंगे, हमने ऊपर देखा था आई थिंक, तो हम उसे डिसऑनेस्टी कहते हैं। डिसऑनेस्टी का साइन समझा जाता है इसे, अगर कोई आपके साथ आई कांटेक्ट जो है ना वो लिमिटेड कर रहा हो।
लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे इलाके हैं, कुछ ईस्टर्न हैं और कुछ वेस्टर्न इलाके हैं, ठीक है। अगर आप ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो दोनों जगहों में काफ़ी फ़र्क है ना। वेस्ट में तो आपको जो आई कांटेक्ट है ना, उसको कॉन्फिडेंस की निशानी समझा जाता है, ठीक है। अगर आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तो वो मानते हैं कि जी ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये आई कांटेक्ट से बात कर रहा है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ जो है आई कांटेक्ट को कॉन्फिडेंट नहीं समझा जाता। अगर कोई मेल फीमेल के साथ आई कांटेक्ट करता है देन उसे बुरा समझा जाता है, या कोई छोटा जब अपने बड़े के साथ आई कांटेक्ट करता है तो उसे बुरा समझा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है, उसमें कल्चरल जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट बताए हुए हैं, तो उसमें उन्होंने इस बात को डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल क्लासरूम सीटिंग। क्लासरूम सीटिंग ये हमारे पास जो है कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिनके नाम हैं, ये हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास क्लासरूम सीटिंग होती है ना, वो हमारे पास टी फॉर्म में होती है। क्लासरूम सीटिंग जो है वो टी फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम मॉडिफिकेशन क्लासरूम सीटिंग की बात करते हैं तो वो हमारे पास यू फॉर्म में हो जाती है। और वी फॉर्म की जो हमारे पास है ये बेडरूम फॉर्म में होती है। और ये है कि ये मॉडिफाइड टी फॉर्म की कोई नाम की चीज़ नहीं होती, इसलिए इनमें से ऑप्शन जो आपका वो वी फॉर्म वो है ना यू फॉर्म होगा। वी फॉर्म गलत लगा हुआ, ये बेडरूम की शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। वो कहता है कि यहाँ नीचे दिए गए जितने भी हैं ना वो सारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, तो इनमें से कौन सा बैरियर नहीं है। तो हम देख लेते हैं। ओवर कम्युनिकेशन, कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड कंपोजिंग मैसेज एट प्रॉपर लेवल। तो इसमें जो है ना ओवर कम्युनिकेशन बैरियर होता है जब हम किसी को ओवरलोड कर देते हैं तो वो हमारी बात को समझ नहीं सकता, तो ये होता है। कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं या उलझी हुई दे रहे हैं तब भी वो नहीं समझ सकता, ये भी बैरियर होगा। अगर लैंग्वेज डिफरेंस है, देखें आप अगर किसी से उर्दू में बात कर रहे हो और उसे उर्दू समझ में ही नहीं आती तो जाहिर सी बात है ये भी बैरियर होगा। लेकिन कंपोजिंग मैसेज एट प्रॉपर लेवल, अगर आप प्रॉपर लेवल पे मैसेज को कंपोज कर रहे हैं तो ये तो बैरियर नहीं हो सकता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रेजेंटर हु स्पीक्स टू लाउडली मे बी परसीव्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक स्पीकर है जो बहुत ऊंची बोल रहा है तो वो किस चीज़ को फॉलो करेगा। इट्स ऑल गिवन, बॉम्बास्टिक, अग्रेसिव, इंटेंसिव टू लिसनर्स। यानी कि बहुत ऊंची बोलना किसी स्पीच में कोई अच्छी चीज़ तो नहीं समझी जाती, तो उसे बॉम्बास्टिक भी समझा जा सकता है, गुस्से वाला अग्रेसिव भी समझा जा सकता है, और लिसनर के लिए वो इनसेंसिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन रीजंस ऑफ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एक्सेप्ट वन, विच वन इज़ डैट। वो कहता है कि जो हमारे पास डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है उसकी कॉमन रीजंस नीचे दी हुई हैं, लेकिन एक उनमें से वो नहीं है, तो वो आपने बतानी है। तो देखें जो हमारे पास है ना रीअपेयरेंस ऑफ प्रेजेंटर की रीअपेयरेंस, दोबारा से जब प्रेजेंटर अपेयर होता है तो उससे जो है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की वो रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ स्पीच डिलीवरी। हमारे पास स्पीच डिलीवरी की जो है ना 4 किस्में होती हैं, ये देखें। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, मेमोराइज्ड होती है, इम्प्रॉम्प्टू होती है, और ये एक्सटेम्पोरेनियस होती है, ठीक है। तो इसे हम इन सबको देख लेते हैं। जो हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट होती है इसमें हम किसी पेज से, नोट से देख के स्पीच कर रहे होते हैं, ठीक है। मेमोराइज जो होती है ये बगैर देखे होती है, क्योंकि मेमोराइज होती है तो इसका ताल्लुक हमारी मेमोरी से होता है, इसे हम याद करते हैं और फिर स्पीच को डिलीवर करते हैं। इम्प्रॉम्प्टू जो हमारी स्पीच होती है ना, ये वो स्पीच होती है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, नो टाइम होता है, या फिर हमारे पास जो है ना लेस टाइम होता है। बहुत कम टाइम के अंदर जब हम स्पीच को तैयार करते हैं तो वो इम्प्रॉम्प्टू होती है। और ये एक्सटेम्पोरेनियस, तो इसके लिए ये वो स्पीच होती है जिसमें हम जो है ना अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटलाइन को हम देख लेते हैं, इसमें या जो हमारे नोट्स बने होते हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं करते।
ठीक है ना। हम जो है उन्हें आउटलाइन को देख लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जो हम अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी वर्डिंग चूज़ करते हैं कि हमने कौन से वर्ड्स चूज़ करने हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द मीडियम लाइक रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस और इंटर ऑफिस मेमोज टू कम्युनिकेशन विद द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी। तो ये किस तरह की कम्युनिकेशन होगी। कहता है कि अगर कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अगर कम्युनिकेशन कर रही है तो वो किस तरह की कम्युनिकेशन होगी। देखें, अगर वो रिपोर्ट्स वगैरह के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रही है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन करेगी, तो इसका मतलब है वो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद है द टर्म पिच रेफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। टर्म पिच का क्या मतलब होता है। पिच का मतलब है कि आपकी साउंड की लोनेस और हाईनेस, ठीक है, दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसमें उसने लोनेस का कहा हुआ है, इसमें उसने हाई का कहा हुआ है, इसमें उसने दोनों कहे हैं और ऑल ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है दोनों हैं तो फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट है, वेयर डज इमीडिएसी कम्स फ्रॉम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। तो आई कॉन्टेक्ट से। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट जो है ना वो आपको बताता है कि आपके प्रेजेंटेशन वाला जो है वो कितना इमीडिएट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज की आपने एग्जाम्पल बतानी है। पहले आप देख लें पैरा लैंग्वेज होता क्या है। पैरा लैंग्वेज जो है ये आपके वर्ड्स के अलावा बाकी जितना भी कुछ होता है वो आपका पैरा लैंग्वेज होता है। जैसे हम कह रहे थे आई कॉन्टेक्ट या आपकी बॉडी लैंग्वेज या समथिंग, कुछ भी वर्ड्स के अलावा बाकी जितना कुछ होता है उसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं, और कॉन्टेक्चुअल भी उसे ही कहा जाता है। तो इसमें वो कह रहा है टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, हैंड गेस्चर्स या ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है, वर्ड्स डोंट मीट पीपल मीन। वर्ड्स डोंट मीन पीपल मीन। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। स्टेटमेंट का क्या मतलब है। स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है। जाहिर सी बात है स्टेटमेंट का ये मतलब है कि वर्ड्स डोंट मीन, लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, लोगों की अहमियत होती है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये लिखे हुए हैं। तो इसका होगा मीनिंग्स आर सब्जेक्टिव। ठीक है, मीनिंग्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। हाउ मैनी जनरल पार्ट्स आ बेसिक स्पीच मस्ट हैव। एक जो बेसिक स्पीच है उसके कितने जनरल पार्ट्स होते हैं। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स अगर आपने नोट्स देखे हैं तो आपको पता होगा। सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद उसकी बॉडी होती है और थर्ड वन जो होता है वो उसका कंक्लूजन होता है। तो ये 3 उसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्योंकि हमें सिर्फ नंबर्स पूछे हुए हैं तो हम 3 पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ स्पीकिंग रिलीज ऑन स्पीकिंग नोट्स। कौन सी स्पीकिंग जो स्पीकिंग नोट्स पर जिस पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं। तो एक्सटेम्पोरेनियस यहाँ लगा हुआ है लेकिन ये गलत आंसर है। हमने देखा था कि जहाँ हम नोट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। एक्सटेम्पोरेनियस पे हम नोट्स को देखते तो हैं लेकिन हम इस पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, हम ऑन वर्ड अपने वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये गलत आंसर लगा हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टूल फॉर कैप्चरिंग ऑडियंस अटेंशन। आपने ऑडियंस की अटेंशन हासिल करनी है तो आपको उसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए, और जो नीचे दिए गए हैं उनमें से एक नहीं है वो आपने बता देना है। तो ये उन्होंने 4 दिए हुए हैं, तो ये मैंने इसके सारे टूल्स लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, सेकंड उसका स्टोरीज़ है, रिहॉर्ट्रिकल क्वेश्चंस हैं, कोटेशन, स्टाइल ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी ऑडियंस की अट्रैक्शन को जो है ना वो फाइंड करती हैं, आपके ऑडियंस अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। तो टाइम पीरियड इसमें नहीं होता इसलिए टाइम पीरियड आप इसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट है, जंप टू कंक्लूजन। दिस एग्जांपल ऑफ जंप टू कंक्लूजन किसकी एग्जांपल है। देखिए हमारे पास 3 तरह के बैरियर होते हैं। एक लिसनर बैरियर्स होते हैं, सेंडर बैरियर्स होते हैं और फिज़िकल बैरियर्स होते हैं। तो जंप टू कंक्लूजन जो है ना ये लिसनर का है। ऐसा होता है कि जब कोई बात सुन रहा होता है ना लिसनर, तो वो ये सोचता है कि हाँ ठीक है इसका मतलब है ये बात करना चाह रहा है तो इसका ये मतलब है, वो फ़ौरन से कंक्लूजन पे आ जाता है।
तो इसलिए ये लिसनर का बैरियर समझा जाता है, तो ये लिसनर बैरियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट स्किल ऑफ स्पीकिंग इज डिस्टेंट सिलेबस? इट्स आर्टिकुलेशन। ये आपकी एग्जैक्ट जो है नोट्स के अंदर लिखी हुई है, इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन डेवलप्स विच? मेंटल ट्रबुलेंस। कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन से क्या होता है? मेंटल ट्रबल हो जाता है ना। देखिए, जब आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वही घूमी घुमाई सी हुई है तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपको मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, कम से कम 2K तक तो पहुंचा दें ना। आप स्टार्ट करेंगे तो 2K तक सब्सक्राइबर जाएंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। द इंटायर फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स दैट आर केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग थीसिस एक्सेप्ट। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आपके मेन पॉइंट्स जो हैं माइंड में थीसिस बनाने के, वो इनमें से नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने बताना है कौन सा नहीं है। आपकी थीसिस क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, इक्वल इन वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए आपकी थीसिस में, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यू यूज़ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड? जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं तो क्या अप्रोप्रिएट है आपके लिए? लॉजिकल, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो लॉजिकल है उसके ही 4 पार्ट हैं, जिसमें फ़र्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड है, तो इसलिए इसका लॉजिकल आंसर होगा। तो मेरे ख्याल में हमारे पास काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं पार्ट 2 डाल दूँगी, उसमें हम बाकी फ़ाइल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम बस करते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।